फ़खर, अब शहजाद की राय ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को मुतासिर किया है इस तरमीम ने, लेकिन आज अता तारड़ साहब ने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की और उन्होंने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के हक में है ये तरमीम और बल्कि पार्लिमान को के दिफा में है ये तरमीम। किसके मौक़िफ़ में ज़्यादा वज़न है? क्या आता साहब ठीक कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा और वो शहजाद साहब ने भी अपने उसमें जो है वो डिस्कस किया है। एक बात तो ये है कि ये जो आइनी तरमीम लाई गई है इसमें तमाम जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जो सिटिंग जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, वो भी तनकीद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो सिटिंग जजेस हैं वो अंडर ओथ हैं और आइन का उन्होंने ओथ लिया हुआ है। जब तक कि कोई भी आइनी तरमीम हो, ये पार्लिमान का हक है और राइट है कि वो किसी भी आइन में भी तरमीम कर सकते हैं, कानून साजी भी कर सकते हैं। ये सिटिंग जजेस जो अगर तनकीद कर रहे हैं या ख़त लिख रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये जजेस की तरफ से अपने आइन की जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वो इस तरह पार्लिमान का जो राइट है उसके ऊपर पहले से ही क्रिटिसाइज़ करने के हवाले से, अनलेस कोई आइनी तरमीम जो कि बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी कोई खिलाफ वर्जी वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रही हो, वो एक डिफरेंट बात है। अदरवाइज़ ये जजेस कर ही नहीं सकते इस तरह क्रिटिसाइज़, क्योंकि वो ओथ लिया हुआ है उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से भी देखा जाए तो PTI मैं समझता हूँ कि 26वीं आइनी तरमीम में भी मुकम्मल तौर पर जो जितनी भी कंसल्टेशन थी उसमें शामिल थी। अब भी अगर ये PTI मैं समझता हूँ उनको जो वोट दे के भेजा गया है वो इस वजह से दिया गया है कि अवाम के मफाद और जो मुल्क के मफाद में बेहतर कानून साजी हो उसमें ये मुकम्मल तौर पे हिस्सा लें, या अपनी जो इन्होंने कोई ये समझते हैं कि गलत कोई आइनी तरमीम की जा रही है या आइन में कोई इंक्लूड किए जा रहे हैं तो ये उसमें अपने पॉइंट्स बिल्कुल हुकूमत की तरफ से जो कहा गया ये बिल्कुल दुरुस्त कहा गया है कि ये शामिल किया जाना चाहिए था, PTI इसमें पार्टिसिपेट करती। ये इस तरह एहतजाज करना ये तो पॉइंट स्कोरिंग इस तरह जो है ये उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जहाँ तक दूसरी बात है कि इसमें जो डेलिब्रेशन के हवाले से कि शहजाद साहब ने भी ये बात की है कि ये कैसे हो सकता है, एक आइनी तरमीम पार्लिमान में टेबल की जाती है और उसको फटाफट जो है वो कमेटीज़ में भेजा जाता है और उसको पास कर दिया जाता है और फिर उसके बाद पार्लिमान से भी। देखें, हम इससे पहले 18वीं तरमीम में एक बड़ा लेंथी और लंबा प्रोसेस था डेलिब्रेशन का, 9 महीने तक तमाम जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी थी हमारी उन्होंने मुकम्मल हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। सिविल सोसाइटी ने, पब्लिक ने भी अपनी अपनी जो आरा थी वो दी थी। उसके बाद क्या हुआ, जो 18वीं तरमीम में जजेस की तैनाती के हवाले से जो पार्लिमान का एक मीनिंगफुल रोल उसमें दिया गया था, हमारी अदालत ने, जो हमारी आज़ाद अदलिया है, उसने क्या किया था, पार्लिमान के गले पे कनपट्टी पे पिस्तौल रख के उन्होंने 19वीं तरमीम करा के वो पार्लिमान का जो रोल है वो वापस कराया और रबर स्टैंप वाला किया। तो डेलिब्रेशन करके भी हमने देखा है कि जो जिस तरह से आइन का हशर हमारी आज़ाद अदलिया करती रही है वो माजी में भी हमने देखा है और आज़ाद अदलिया के हवाले से बड़ी बात की जाती है। देखें आप जो पिछले 2 दहाइयों से देखें, अल जिहाद ट्रस्ट केस से पहले देखें तो 90s से पहले 1973 से 90s तक जो जजेस की तैनाती होती थी उसमें एग्जेक्टिव का किरदार होता था, प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन से होती थी। अल जिहाद ट्रस्ट केस में 96 में अदलिया ने ये किरदार ले लिया और अदलिया जो चीफ जस्टिस है वो नॉमिनेट करता था, जुडिशल कमीशन उसके ऊपर जो डेलिब्रेशन करके वो तैनाती करता था। उस पर क्या हुआ, आपने देखा है कि जो हमारी आज़ाद अदलिया के साथ प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजा गया। अगर एक रीज़न ये दी जाती है कि आज़ाद अदलिया को ये कंट्रोल करने के लिए किया गया, कंट्रोल कौन करता है, इस्टेब्लिशमेंट का ही डेफिनेटली नाम आता है। कब कब हमारी आज़ाद अदलिया ने इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम की तरह काम नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्टेड को घर भेजा, इसी अदलिया के ज़रिए भेजा गया, जो काम करवाना चाहते थे हमेशा से किया गया उसी आज़ाद अदलिया से। तो जजेस के अगर एक पार्लिमान की मीनिंगफुल इसमें आ गई है, एक शेयर आ गया है जिसमें अपोजिशन भी है, जिसमें सिविल सोसाइटी का मेंबर भी है, अगर पार्लिमान का एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन इसमें आ गया है, पार्लियामेंट में अपोजिशन भी, हुकूमत के भी नुमाइंदे अब इसमें शामिल हो चुके हैं, अदलिया के भी 5 अरकान हैं जुडिशल कमीशन में जो जजेस की तैनाती के हवाले से, तो इसमें कहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर जक पहुंची है, एक चीज़ ये है। और एक और चीज़ जो आर्टिकल 239 के हवाले से आप डिस्कस कर रही थी, देखें ये आर्टिकल 239 ये अब से नहीं है, या 26वीं आइनी तरमीम से नहीं है। आर्टिकल 239 के तहत जो किसी भी आइनी जो तरमीम है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये जनरल ज़ियाउल हक के दौर से शुरू हुआ था और ये अब तक जारी है। गो कि 18वीं तरमीम में जो मुशर्रफ की तरफ से जो 34 या 37 जो उन्होंने तरमीम की थी एक चीफ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ज़रिए, वो तो 18वीं तरमीम के ज़रिए इन्होंने रोल बैक कर दिए थे, लेकिन जो ज़ियाउल हक के दौर
दौर में जो की गई थी, इंट्रोड्यूस कराई गई थी 94, वो इन्होंने वापस नहीं की थी, और उसमें ही ये जो आर्टिकल 239 वाला भी था। तो ये जो पार्लियामान का एक राइट है, और मैं समझता हूँ कानून साजी करना, और ये अदलिया ही इसकी खिलाफ वर्जी बार बार करती रही है। अदलिया को ये मालूम है कि आइन में वाज़ेह तौर पे है पार्लियामेंट कोई भी आइन साजी कर सकती है, कानून साजी कर सकती है, अनलेस कोई वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स और उनके खिलाफ ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी ये पिटिशंस ले लेते हैं, उसको एंटरटेन करते हैं, और उसके बावजूद भी पार्लियामान को जो है ये अंडरमाइन करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो एक बहस ये की जा रही है, इसमें मैं समझता हूँ कि ये खास तौर पर चाहे वो सेपरेशन ऑफ पावर के हवाले से हो, या जो जजेस की तरफ से अगर इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि ये जस्टिफाइड है। अच्छा रीमा, कानूनी सवालात के ऊपर बाद में आएंगे, पहले जो आरा हमारे सामने आई हैं, आपकी क्या राय है? आप इत्तेफाक करती हैं जो फखर ने कहा? मैं आपको आज शॉक कर दूंगी। अच्छा। क्योंकि मैं कुछ बातों से फखर की अग्री करूंगी, और जो बहुत से वकला हैं जो तनकीद कर रहे हैं 27th अमेंडमेंट की, उनसे भी इख्तिलाफ करूंगी। पहले फखर से इख्तिलाफ, फिर फखर से अग्रीमेंट। सो इख्तिलाफ किस बात पे है? वो ये कि अलीना, जजेस ने जो 18th अमेंडमेंट के साथ किया, मैं खुद उसकी बहुत दफ़ा क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन आप उसका कसूरवार अवाम को क्यों ठहरा रहे हैं? जजेस ने उस कंसल्टेटिव प्रोसेस को इज्जत नहीं दी। उन्होंने 19th अमेंडमेंट मजबूरन फोर्स करके कोअर्सिवली पार्लियामान से करवाए, लेकिन इसकी सज़ा हमें तो ना दें। अगर आप जुडिशरी में चेंजेस ला रहे हैं, आप हमारी कंसल्टेशन तो ले लें, आप उसका कसूरवार पार्लियामान को क्यों ठहरा रहे हैं? एक दिन में लेना, जिस तरह की ये चेंजेस हैं, आप पूरा दिन बैठे रहें, आपको हफ्तों लग जाएं उनकी सिग्निफिकेंस को समझने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल ये एक्सक्यूज बनती है कि क्योंकि 18th अमेंडमेंट इतनी कंसल्टेटिव तरह से पास हुई, अदालत ने उसका भरम नहीं रखा, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, तो अब भी क्या फ़ायदा, हम 1-2 दिन में भी पास करवा सकते हैं। ये सेंस नहीं बनाती। दूसरी, हम सिर्फ जजेस की अपॉइंटमेंट्स, जब से जुडिशरी ने थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसमें हुई है, उसको क्यों देखते हैं? भुट्टो को फांसी जिन जजेस ने दी, वो भुट्टो ने खुद लगाए, राइट? 1996 से पहले क्या हमारी बहुत अच्छी जूरिस्प्रूडेंस थी? नहीं थी। जुडिशरी के हमने 3 दौर देखे हैं, एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स, फिर हमने देखे हैं कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट्स चीफ जस्टिस के साथ, फिर हमने देखी है जुडिशल कमीशन। अच्छे जजेस भी आए हैं, बुरे जजेस भी आए हैं। मैं खुद इत्तेफाक नहीं करती जो 19th अमेंडमेंट में जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का तरीका था, लेकिन उसका हल क्या है? आपने बेहतरी की तरफ जाना है, हम बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, ये प्रॉब्लम है। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो ट्रांसपेरेंट है, जो ना अदलिया की अपॉइंटमेंट्स कंप्लीटली जुडिशरी के मातहत बनाता है, ना एग्जीक्यूटिव के मातहत बनाता है। लेकिन सिर्फ वो इशू नहीं है, इशू है ट्रांसपेरेंसी का, क्राइटेरिया का, कि आप किस प्रोसेस से गुजार के जजेस को, नॉमिनीज को उनकी स्क्रूटनी करके उन्हें अपॉइंट करते हैं। मैं नहीं चाहूंगी कि चीफ जस्टिस अपॉइंट करे, मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि एग्जीक्यूटिव की डोमिनेशन से या पॉलिटिकल पार्टीज के हैंड पिक जजेस जो हैं वो हमारी अदलिया में बैठे। मुझे 26th अमेंडमेंट से ये प्रॉब्लम थी कि आपने ना कोई क्राइटेरिया बनाया है, आपने ना कोई ट्रांसपेरेंसी जो है उसको नेसेसरी बनाया है। उसी तरह एम्बिग्विटी में हमें तो समझ नहीं आती कि किस तरह कोई चीफ जस्टिस लग गया, किस तरह जजेस जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो गए। सो दैट इज द प्रॉब्लम। हमने बेहतरी की तरफ जाना है, हमने माजी में नहीं जाना कि क्योंकि 1973 में एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स थी तो अब भी वो हमने करनी। आखिरी बात ये जो हम कहते हैं घर भेजे प्राइम मिनिस्टर, ये मुझे बड़ी तकलीफ होती है। बहुत प्रॉब्लमैटिक जजमेंट्स थी, लेकिन नून लीग का उस वक्त क्या मौकफ था? मैं देख रही थी पुरानी स्पीचेस, नवाज शरीफ साहब ने वेलकम की जब गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, बल्कि नून लीग के एक पार्टी मेंबर थे, वो एक पिटिशनर थे अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने कहा कि नाअहल किया जाए प्राइम मिनिस्टर गिलानी को। सिमिलरली जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया तो पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने वेलकम की वो जजमेंट। जब इफ्तिखार चौधरी का जुडिशल एक्टिविज्म का दौर था, नून लीग बहुत सपोर्ट करती थी उन्हें, बहुत कंग्रेचुलेट करती थी कि हमें इसी तरह की जुडिशरी की जरूरत है जिस तरह की करप्शन है पीपल्स पार्टी की। सिमिलरली हमने देखा है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज सियासी मामलात को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती थी, और सुप्रीम कोर्ट जो है कभी खुद चीफ जस्टिस, मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट की वजह से ऐसे फैसले करते थे, कुछ को खुद भी शौक था हीरोज बनने का, कुछ एस्टैब्लिशमेंट के प्लान्स का भी हिस्सा बनते थे, बहुत गहरा ताल्लुक था उनका। और हमने देखा कि जुडिशरी को किस तरह खुद और किस तरह इस्तेमाल किया गया
एक पूरी जो इंजीनियरिंग का प्रोसेस होता है इस मुल्क में। अब हमने उसमें से एस्टैब्लिशमेंट का रोल निकाल दिया है, हमने पॉलिटिकल पार्टीज का रोल निकाल दिया है। पूरी तरह हमने कहा ये अदालतें थी, इनको बस हमने किसी तरह अब खत्म करना है। मसला क्या है, 184(3) जुरिस्डिक्शन अब आपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को भी दी हुई है, वो भी फंडामेंटल राइट्स में पब्लिक इंटरेस्ट में केसेस सुन सकती है। ना गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन, प्राइम मिनिस्टर गिलानी की सुओ मोटो थी, ना नवाज शरीफ साहब की सुओ मोटो थी, दोनों पिटिशंस थी। वो इख्तियार अब भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को है। अब आपने क्या करना है कि इमरान खान साहब को ना अहल करने के लिए इस्तेमाल करना है या मजीद किसी और, तो वो मसला वहीं का वहीं है। जब तक हमारी सियासी जमातें कोर्ट्स में सियासी मसाइल लेके जाएंगी, जो होगा ये नेचर है अलीना इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन का। पॉलिटिक्स होगी, कुछ लोगों को पसंद आएंगे, आप कुछ लोग नहीं। हम क्या कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, जो थोड़ा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम की भी करता हो। फाइनली अग्रीमेंट किस बात पे? आ जाए जी अग्रीमेंट पे। मैं आपको शॉक करती हूँ, मैं ये बिलीव नहीं करती कि अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को स्ट्राइक डाउन कर सके। अच्छा, मैं ये नहीं, क्योंकि ये फकत दुरुस्त कह रहे हैं कि ये 26th अमेंडमेंट में नहीं, वाजे है, आइन इतना वाजे है कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग जो है उसमें कोई लिमिट नहीं होगी और वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। हमने देखा एक माजी की जजमेंट है, जब 18th 21st अमेंडमेंट चैलेंज हो रही थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ने कहा कि हम सेलिएंट फीचर्स हैं कुछ आइन के, उनकी बेसिस पे अगर उसके खिलाफ कोई अमेंडमेंट होती है, हम उससे देख के उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। मुझे एज अ डेमोक्रेट, एज समवन जो बिलीव करती है कि लोगों की जो नुमाइंदे हैं वो कानून साजी, आइन साजी करते हैं, मुझे ये तकलीफ देती है बात कि जुडिशरी कैसे डिसाइड कर सकती है कि ये सेलिएंट फीचर्स हैं और ये कभी भी कोई भी पार्लियामेंट, अब तो हमारी पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी पे सवाल है, लेकिन जब आप लीगल प्रिंसिपल ले आउट कर रहे होते हैं, आप सोचें ये हमारी एक लेजिटिमेट पार्लियामेंट है, वो नहीं कर सकती सेलिएंट फीचर्स चेंज। अब सेलिएंट फीचर्स कौन डिटरमिन करेगा? कुछ ने लिखा सेलिएंट फीचर्स हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक रिपब्लिक रहेगा। सोचिए कल को एक ऐसी पार्लियामान आती है जो पाकिस्तान को एक सेक्युलर रियासत बनाना चाहती है, क्या हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कहे नहीं आप ये नहीं कर सकते, स्ट्राइक डाउन कर दे क्योंकि वो सेलिएंट फीचर्स के खिलाफ है? सिमिलरली एक और सेलिएंट फीचर जो डिफाइन किया जाता है वो ये कि पाकिस्तान एक पार्लियामानी डेमोक्रेसी रहेगी। अगर कल को हम एक पूरी कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद इस नतीजे पे पहुंचे और पार्लियामान कहे नहीं हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम ज्यादा सूट करता है, क्या हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस, अब हमारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कुछ जजेस उसको स्ट्राइक डाउन कर दें? मेरा नहीं ख्याल ये दुरुस्त है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के खिलाफ है, क्योंकि आइन में वाजे है। और आपको पता है कि किस तरह उसके वर्क अराउंड किया गया। कुछ जजेस ने कहा कि पार्लियामेंट में लिखा है आप अमेंड नहीं कर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आप अमेंड करने में आपका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप सेलिएंट फीचर्स के खिलाफ कोई बनाएंगे आइन तरमीम तो वो डिस्ट्रॉय कर देगी। तो डिस्ट्रॉय करना अमेंडमेंट में नहीं आता। मेरे लिए ये कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं है। जस्टिस काजी फायजीसा, सॉरी मैं कंप्लीट करूं, जस्टिस काजी फायजीसा की और भी इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी कोर्ट लिखा है आइन में, सुप्रीम कोर्ट कोई भी कोर्ट नहीं है, उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए था। इस तरह की जो जिन दलाइल की बुनियाद पे बेसिक फीचर्स को उस जजमेंट में प्रोटेक्ट किया गया और कहा गया नहीं जुडिशरी उसे स्ट्राइक डाउन करेगी, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करती। अब आखिरी एक क्वेश्चन जो मेरा भी है, फिर क्या किया जाए? अगर कल को कोई पार्लियामान आती है वो 2/3 मेजोरिटी से, आप सोच लें कोई बदतरीन कानून के खवातीन जो हैं वो इक्वल नहीं होंगी मर्दों के, ऐसा कोई कानून पास कर देती है आईनी अमेंडमेंट, ये ना एक्सपेक्ट करें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपकी इन राइट्स का तहफ्फुज करेगी। क्योंकि अलीना प्रैक्टिकली भी आप देखें इस सिस्टम में क्या समझ आती है आपको, जो 26 अमेंडमेंट के बाद सिस्टम ने कोर्ट्स बनाई, प्रैक्टिकली भी अगर आप देखें क्या उनसे आप तवक्को करती थी कि वो स्ट्राइक डाउन कर दें 26 अमेंडमेंट? आपकी जुडिशरी वीक है तीनों ब्रांचेस ऑफ स्टेट से। अगर 2/3 मेजोरिटी है ना पार्लियामान के पास, वो आसानी से जुडिशरी भी उसमें कुछ ना कुछ जजेस जरूर मिले होते हैं। आप अपना माजी उठा के देख लें। और ठीक है, पार्लियामान जो है उन्होंने जजेस की तादाद बढ़ा दी, वो इस सिस्टम को भी ट्वीक कर सकते हैं। तो ना प्रिंसिपली, ना डेमोक्रेटिकली, ना प्रैक्टिकली मैं सोचती हूँ कि इस तरह की इससे बुरी सिचुएशन में इमेजिन नहीं कर सकते आज जो हो रहा है। फिर भी मैं कहूंगी सुप्रीम कोर्ट पे ना जाएं, उन पे रिलाय ना करें,
ये उनका काम नहीं है, ये अब हमारा काम है कि हमने कुछ बेहतरी की तरफ इस सिस्टम को लेके जाना। दो सवाल हैं मेरे इसमें, दो सवाल हैं। एक तो अल्फाज इस्तेमाल हुआ चैलेंज करने के। चैलेंज करने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि उसको स्ट्राइक डाउन किया जाए। अगर कोई आपको उस पर इबाम है, उसकी तशरीह, कई दफ़ा होता है कि लफाजी इतनी मुश्किल या दोनों तरफ की इस तरह की कोई, तो क्या उससे मुतल्लिक तशरीह भी करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है ये तशरीह जरूर करें, तो बल्कि मैं तो ये कहूँगी ये भी कह दें। तो ये अल्फाज अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखें दोनों चीजों को साथ पढ़ना है ना। ये है कि पार्लियामान का आइन साजी का इख्तियार है, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये है एक दूसरी प्रोविजन है कि किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। तो अगर आप इसको इस तरह पढ़ लें, मैं इसको इस तरह पढ़ूंगी, आप चैलेंज कर लें, लेकिन अदालत क्या कर सकती है उस चैलेंज के बाद? वो स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती, वजाहत कर सकती है। मैं बल्कि ये भी कहूंगी अदालत ये भी कह सकती है जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ है और उस पर अफसोस का इजहार कर सकती है, लेकिन स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। अब एक छोटा सा एक सवाल, क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ा कम है, चीमा साहब की राय भी शामिल करिए। जो इस वक्त सिस्टम है वो इसी तरह से है कि एक इदारा दूसरे इदारे के ऊपर चेक रखता है, या अगर एक इदारे से दूसरे इदारे में कोई लूप होल रह गया है, इवन आइन से मुतल्लिक या कानून साजी से मुतल्लिक, तो उसका इख्तियार दिया गया है, या पूरा सिस्टम इसी तरह डिज़ाइन किया गया है? क्या एक्सपेक्ट करना कि सिर्फ पार्लियामान को चेक अवाम ही करे, और अगर इतनी बड़ी आईनी तरमीम हो जाती हैं उसके अंदर भी अवाम ही उसके ऊपर जाके दरवाज़ा खटखटाए दोबारा पार्लियामान का, और कोई और रेमेडी ना हो इसके लिए, क्या ये जायज़ है? नहीं, ऐसा नहीं। पार्लियामान पे ज़रूर चेक है सुप्रीम कोर्ट का, टू द एक्सटेंट ऑफ जो आपकी ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग होती है। ऑर्डिनरी आपके जो कवानीन बनते हैं उसमें फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो हायरार्की में ऊपर हैं, उसके हिसाब से अदालत देख सकती है कि वो फंडामेंटल राइट्स या दीगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ नहीं होने चाहिए। लेकिन जब हमारी पार्लियामान जो है ना, कुछ ममालिक में कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज जो आइन साजी करती हैं और ऑर्डिनरी असेंबलीज में फ़र्क होता है। पाकिस्तान में हमारी जो पार्लियामेंट है, एक वो हैट पहनती है नॉर्मल पार्लियामेंट का, एक वो बन जाती है कंस्टिट्यूएंट असेंबली जब वो आइन में तरमीम करती है। जब वो आइन में तरमीम करती है तो सुप्रीम कोर्ट ये चेक, मेरी नज़र में हमारा आइन उन्हें ये इख्तियार नहीं देता कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को चेक करें। और ये लीना सेलियंट फीचर्स खुद सोचें, कल को कोई ऐसे जजेस आ जाएं, जब हम कहते हैं ना पार्लियामान इतनी खौफनाक आ जाए, सॉरी हम बड़ी टेक्निकल हो रहे हैं, पार्लियामान इतनी खौफनाक आ जाए, इतनी खौफनाक पार्लियामान आ जाए कि वो मतलब आपकी फंडामेंटल राइट्स ही छीन ले, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हम हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं, ऐसे जजेस भी आ जाएं जो कहें कि हमने आपको नहीं करने देना है। हमने ये भी माजी में देखा है। तो जब हम एक इंटरप्रिटेशन एक सिस्टम की तरफ जाते हैं, उसमें हमने हाइपोथेटिकल्स को देख के ही जहन में ये सोचना होता है कि हम ऐसा ना हो कि अनइलेक्टेड जजेस को पार्लियामान से ऊपर रख दें। ठीक है, 1973 में कुछ फैसले हो गए थे, अब कोई भी पार्लियामान, चाहे लोग जो भी कहें, चाहे वो जितनी भी लेजिटिमेट हो, वो उन फैसलों को नहीं बदल। चीमा साहब, माजी में जजेस का जो किरदार रहा है उसको देखते हुए क्या ये कहना या क्या ये तनकीद जायज है? एक तो आज रीमा ने बहुत ज्यादा शॉक पहुंचाया और मेरी तवक्को से ज्यादा है। मैं अभी तक ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये बात के जो जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से बात हो रही थी, जुल्फकार अली भुट्टो ने जो अपना आइन बनाया था उसी में एक तरमीम जो उन्होंने की थी वो जजेस को कंट्रोल करने के लिए की थी। तो उनका एक मसला लाहौर के हाई कोर्ट सरदार इकबाल के साथ चल रहा था, तो उनको हटाने के लिए उन्होंने एक तरमीम कर दी थी कि 3 साल से ज्यादा वो बंदा चीफ जस्टिस की रह सकता। उसके बाद जो है वो जस्टिस मौलवी मुश्ताक की पारी थी, लेकिन उनको नहीं बनाया था। 8वें नंबर से आगे इरफान कादिर साहब के जो सुसर हैं उनको लेकर आए थे, तो जब ज़िया आए तो उनको मौलवी मुश्ताक को ये गुस्सा था। इसी तरह एक और थे जस्टिस यकूब, उनकी उन्होंने एक्सटेंड कर दी थी, और जब वो भुट्टो साहब गए तो उसकी जगह शेहनवार आ गए। तो ये अपने अपने वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के कोई पूडल से, बेसिकली उनकी उन जजेस की भी अपनी ग्रीवेंसेस थी। अब यह है कि जो रीमा ने दूसरी बात की कि जो पार्लियामेंट को इख्तियार, हम भी चाहते हैं कि पार्लियामेंट को इख्तियार मिले, लेकिन आज जो रीमा ने इख्तियार दिया ये तो बहुत ज्यादा दे दिया। मेरे ख्याल इस पार्लियामेंट की ये औकात नहीं है। लफ्ज़ नहीं हो गया। नहीं, मैं इसको क्वालिफाई करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो सेलिएंट फीचर्स में ये पार्लियामेंट चेंजेस नहीं कर सकती। अब आप देखें कि एर्दोगान वो इतनी देर से एक तरह से एक बड़ा एब्सोल्यूट रूलर है टर्की का। उनका जो एक मेन
एक कैरेक्टर है वो सेकुलर है, जो उनका आइन है वो सेकुलर है, वो उसको अभी तक उसमें कन्वर्ट नहीं कर सका, हालांकि वो खुद एक इस्लामिस्ट है, वो अभी तक ये नहीं कर पाया। तो इसी तरह इस पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार नहीं है कि अगर पूरी पार्लियामेंट उसमें हर तरफ मिर्जा यार ही घूम रहा हो, यानी कि उधर कोई और ना भी हो, उधर पीटीआई ना भी हो, ये फिर भी जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनको ये पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। और अगर वो ऐसी कोशिश करेगी तो उधर जो एक जुडिशरी की इंटरवेंशन बनती है। अगर वाकयातन हम चाहते हैं कि यानी कि वो उस तरह का पार्लियामेंट कर सके, तो फिर उसके लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होगी, जिसका एक मैंडेट होगा कि हम अपनी जो आइन है इसके जो बेसिक फीचर्स हैं इनको चेंज करना चाहते हैं। और इस पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है, ना इस पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो औरतों को कम दर्जे का रख ले, इतना इख्तियार इस पार्लियामेंट के पास नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, ये मौजूदा वो वाली असेंबली नहीं है। ये उमर, ये आइन में कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे इलेक्ट होगी? हमारी यही पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टर्की वाले कर सके हैं? ये नहीं होता है। इसके टर्की का डिफरेंट सिस्टम है ना उमर, हर मुल्क का डिफरेंट सिस्टम होता है। जैसे आप ये कह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि क्या ये पार्लियामेंट चाहे तो 2/3 अक्सरियत से वो चाहे कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर हो जाए तो वो कर सकती है? यस, 18वीं तरमीम 21st अमेंडमेंट वाली जजमेंट में इस पे तफसील से बहस हुई थी और जजेस ने यही कहा था कि ये हमारी पार्लियामेंट, देखिए मुख्तलिफ ममालिक की कॉन्स्टिट्यूशंस डिफरेंट होती हैं। कुछ में अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स वो डिफाइन कर दिए जाते हैं कि ये हैं हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक फीचर्स। उनको तब्दील करने का तरीका कार भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता है कि क्या होगा, उसके लिए कभी रेफरेंडम की जरूरत हो सकती है, कभी मुख्तलिफ तरीका कार दिया गया है। हमारी आइन में नहीं दिया गया। हमारे आइन में यही है कि यही पार्लियामेंट है। ये जब मुझे ये बताएं, जी कर सकती है पार्लियामेंट, कुछ भी कर सकती है, सेक्युलर आइन भी बना सकती है और कुछ जजेस नहीं हैं जो उसको तब रोकेंगे और ये कहेंगे क्योंकि हमारी नजर में ये सेलिएंट फीचर्स के खिलाफ है। अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कीजिएगा, फिर शहजाद भी कुछ कहना चाहिए। जजेस ने आज तक जो इंटरवेंशन की है वो इसी बुनियाद पर की है। वो बेशक बाज का एक चीजों को स्ट्रेच भी करते आए हैं, जो बात वो बात का जो उन्होंने 18वीं तरमीम में जो एतराज किए उसमें वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे ले गए, तो अगेन वो उसमें उन्होंने गलत तरीके से किया होगा। बात यह है कि जो उन्होंने सेलिएंट फीचर्स को बुनियाद बनाकर किया था कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, और तो इसके अलावा सेलिएंट फीचर्स हैं क्या? पाकिस्तान के आइन के सेलिएंट फीचर्स क्या है? हर जज की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन थी। कुछ जजेस के लिए कुछ थे क्योंकि डिफाइन नहीं किए गए ना, उन्होंने खुद से इंटरप्रेट किए आइन से निकाल के। आपके लिए कुछ और होंगे, मेरे लिए कुछ और होंगे। नहीं, लेकिन नहीं तो फिर इतनी चीजें अगर इतना ज्यादा भाम होगा तो फिर तो पार्लियामेंट, आई डोंट थिंक कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है इस पर। शहजाद भी कुछ इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भेजने की जरूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि पार्लियामेंट इतनी एब्सोल्यूट है। शहजाद साहब इसके ऊपर भी कुछ कह, वैसे रीमा इसके ऊपर मुझे और एक दिलचस्प सवाल है, शहजाद का सवाल पहले लेते हैं हम। एक सेकंड शहजाद जी। अब मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर कल को कोई पार्लियामेंट बुनियादी हकूक की तब्दील कर देती है, मिसाल के तौर पे आर्टिकल 10 निकाल दें आप, तो फिर इसके बाद इसका मतलब ये कि जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। फिर जो अवामी एहतजाज है वही एक जरिया। फिर अवामी एहतजाज को भी हम क्यों वैल्यू करें जब एक पार्लियामेंट है जिसकी अक्सरियत 2/3 है, यानी कि हम कह रहे हैं 2/3 मुल्क उसके साथ खड़ा हुआ है, तो फिर आप एहतजाज भी किस सूरत में करेंगे? क्या पार्लियामेंट का ही पॉइंट बदलने के लिए ना जी, लेकिन आपका एक माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना। नहीं, मैं आप ठीक कह रही हैं, वो तो किसी का भी हक है, वो तो कोई एक सिंगल वॉइस किसी भी इशू के सामने खड़े हो सकती है, लेकिन सामने फिर आपके इखलाकी तौर पे एक पार्लियामेंट कहेगी कि हमारी 2/3 मेजोरिटी है, हमने ये कर दिया, आप एहतजाज करें, आपका हक है, बट इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। ये ठीक है, बिल्कुल शायद कानूनी तौर पर जो हमारे पार्लियामानी निजाम है उसके तहत शायद यही हो, लेकिन ये कितना डेंजरस है हमारे सूरत हाल में, क्योंकि जहां हम बात कर रहे हैं कि जब जुडिशरी को आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दी, उन्होंने आर्टिकल 19 इंसर्ट करवा दिया जबरदस्ती। बिल्कुल एक फैक्ट है, उसको इफ्तिखार चौधरी साहब ने धमकी दे दी थी, पूरी 18वीं तरमीम उड़ा दूंगा अगर इसको सही नहीं किया गया, और फिर 19th अमेंडमेंट आई। ये बिल्कुल ठीक है। हम बात करते हैं कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स को जो है वो भी अदालतों ने उड़ा दिया है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर को ही उड़ा दिया। एक मिनट में पॉइंट मुकम्मल करने दें। लेकिन अब हमने देख लिया है इस मुल्क में
कि 2/3 किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है। यानी एक पार्टी जिसकी एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि माइनॉरिटी हो, उसको आप रिजर्व सीट दिलवा के, उसको आप फॉर्म 47 के जरिए अगर 2/3 मेजॉरिटी दिलवा दी है आज आपने, तो ये कल भी हो सकता है, पाकिस्तान में परसों भी हो सकता है। मैं सिर्फ इसकी प्रैक्टिकलिटी पे बात कर रहा हूं कि कितना जवाब दे दे। वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से फॉर्म करके 2/3 मेजॉरिटी आप कुछ भी कर सकते हैं। पॉइंट आ गया, जवाब ले ले। लेकिन मेरे ख्याल से हमारी शहजाद पॉइंट आ गया, जवाब ले ले। पॉइंट आ गया, जवाब ले ले। पार्लियामेंट ये भी फैसला कर सकती है। सर जवाब ले लेना, जवाब ले ले सर, जवाब ले ले। रीमा आज मजा आ रहा है कि उमर और शहजाद दोनों मुझसे, मैं दोनों से डिसएग्री कर रही हूँ। डिसएग्री नहीं, देखिए मैंने इसके बारे में ना जब से बेसिक स्ट्रक्चर का सुना भारत से, तब से मैंने अपनी जिंदगी के बहुत से महीने, आप लिजिट सच में बता रही हूँ, इस सवाल पे गुजारे। क्योंकि मेरे लिए एज ए डेमोक्रेट ये सोचना, ये खुद से अपने आप को कन्विंस करना बहुत जरूरी है कि सही सिस्टम और बैलेंस क्या होनी चाहिए। अब शहजाद प्रैक्टिकली जो बात कर रहे हैं, इस सिस्टम ने हमें बहुत कुछ सिखाया और मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मजीद मजबूत कर दिया। अब सोचिए इस सिस्टम की, अगर मुझे लगा कि मेरी सेवियर अदालत है, अदालत जो है वो 26th अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन करेगी बेसिक फीचर्स के बुनियाद पे। पार्लियामेंट ने क्या किया? उन्होंने जजेस की तादाद डबल कर दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन मैनिपुलेट ऐसे की कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास भी आप जाएंगे, वहां पे इस सिस्टम के हक में ही फैसला आएगा। तो जब सिस्टम इतना सिनिकल हो जाए कि वो अपनी मेजॉरिटी 2/3 खुद बना ले, तो वो सिस्टम अदालत को भी इसी तरह फंक्शन करवाएगा जैसे वो चाहेगा, और उसमें जजेस हमेशा कंप्लिसिट होंगे, हमेशा। आप हमारा माजी उठा के देखें, इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ, उसमें कोर्ट्स में ऐसा नहीं है कि आपको 17 इंडिपेंडेंट जजेस जो आपकी तरह सोचेंगे वैसे मिलेंगे। जजेस भी मैनिपुलेट होंगे। अगर आप प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं ना, आपका साथ वो जजेस नहीं देंगे। वो जजेस, इनफैक्ट लेट मी ऐड, उन जजेस ने 2/3 मेजॉरिटी इस सिस्टम को लेके दी, वही जजेस थे। तो रीमा एक सेकंड, रीमा यानी आप ये कहना चाह रही हैं, एक माजरत तो शहजाद सिस्टम बना दिया जाएगा, अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है ना, बना दिया जाएगा, ऐसा ही बना दिया जाएगा, तो प्रैक्टिकली यू वोंट गेट एनी डिफरेंस रिजल्ट। तरमीम के जरिए वही बनाया गया ना, बिल्कुल वैसे ही बनाया गया ना। उससे पहले भी थ्रू एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट भी तो चेंजेस की गई ना। और जब सिस्टम इतना ज्यादा है कि वो फंडामेंटल राइट्स छीन ले, इतनी इस एक्ट से पहले वो इंश्योर करेंगे कि जजेस जो है ना वो हमारे पास उतनी। हमारी हिस्ट्री हमें ये दिखाती है, और सिर्फ हमारी नहीं, दुनिया में कई ममालिक की हिस्ट्री यही दिखाती है कि इस तरह के इकदाम से पहले सिस्टम इंश्योर करता है कि अदालतें भी उस तरह से ना बैठी हो। मुझे कोई ऐसी मिसाल दे जो हमारी अदालतें सबके खिलाफ जाके उन्होंने कोई ऐसा फैसला किया हो जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। नहीं होता ये पॉलिटिकली ऐसी सिचुएशन। क्योंकि 8 फरवरी 2024 के बाद जो एक इलेक्शन हुए, और उसके बाद इस हुकूमत को एक खतरा था कि शायद हमारी लेजिटिमेसी को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर दिया जाएगा। उस वक्त तक फिर भी जो आपके सीनियर हुकूमत ये महसूस कर रही थी कि वो उनके खिलाफ है। हेंस आपने देखा कि एक 26वीं तरमीम लाई गई, और उसके बाद जो है वो सिस्टम को ही तब्दील किया गया कि पहले चीफ जस्टिस अगर सीनियरिटी पे बनता था तो अब वो नहीं बनेगा। पहले अगर जो है एक आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत एक कमेटी बनाई थी कि जो फैसला करेगी कि बेंच क्या बनेगा, उसको तब्दील कर दिया आपने आईनी बेंचेस में। सो यू हैव टू डिस्टॉर्ट द सिस्टम ताकि आप अपनी मर्जी के लोग लाएं। अदरवाइज हुकूमत को ये फेयर था कि शायद ये जो मौजूदा स्ट्रक्चर है ये हमें स्ट्राइक डाउन कर देगा। जी अलीना, मेरा है कि आपको एक प्रोग्राम उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बुलाने चाहिए, ये तय कर लें कि क्या ये पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो आइन के बेसिक फीचर को, सेलिएंट फीचर को चेंज कर। नहीं, वैसे मैं रीमा की राय, एक सेकंड मैं एक और चीज समझना चाहती हूं। मैं एक जुमला प्लीज ऐड कर दूं। रीमा जो बात कर रही है लीगली, उससे इख्तिलाफ नहीं है। बात इख्तिलाफ इससे है कि जो जिस तरह हमारे यहाँ एक तरीकाकार पता चल गया कि 2/3 इलेक्शन नहीं जिताना है, आपने 2/3 क्रिएट कैसे करनी है। एग्जैक्टली, उसके बाद इज वेरी डेंजरस। नहीं तो फिर हम सारे इख्तियार पार्लियामेंट को दे दें। अच्छा, बट मुझे डेंजरस बात के सारे इख्तियार आप जुडिशरी को दे दें। शहजाद, आप जो बात कर रहे हैं उसके मतलब तो यह है कि पार्लियामेंट जब चाहे रूल्स को रिग भी कर सकती है ना। तो अगर उसके कोई बेसिक फीचर्स नहीं होंगे, सेलिएंट फीचर नहीं होंगे, कोई बंदा डिसाइड ही नहीं कर पाएगा। नहीं, रीमा यही कह रही है ना, रीमा एग्जैक्टली यही कह रही है। उनकी राय, रीमा जरा मजीद वजाहत के लिए कहते हैं, बस एक इंक्लूडिंग कमेंट होगा कि आप ये कहना चाह रही हैं 2/3 अक्सरियत अगर पार्लियामान के पास है तो वो सब कुछ आइन में तब्दील कर सकती है बशमूल बुनियादी हुकूक।
एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि हमारा आइन कहता है, आप मुझे बता दें अगर पाकिस्तान में और क्या तरीकाकार है, अगर मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी बने, क्या तरीका है, कहाँ से हम निकालेंगे वो तरीका, और इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा आ सकती हैं। ठीक है, एज इंटरेस्टिंग एज दिस, और इससे मुतल्लिक कई सवालात हैं, मुख्तलिफ आरा